चलो तो ध्यान देते हैं इधर। अब हम लोग हमने कहा था कोलाइड कोई पदार्थ नहीं होता है, बल्कि एक अवस्था होती है जो कोई भी पदार्थ विशेष परिस्थितियों में प्राप्त कर सकता है। हो गया ना। उसके बाद हमने क्या किया, कोलाइडी कण अर्थात कोलाइडी कण जो होते हैं विलेय के कण होते हैं, तो विलेय के कण के आधार पर हमने पदार्थ को तीन भाग में विभाजित कर दिया। एक को कहा वास्तविक विलयन, एक को कहा कोलाइडी विलयन और एक को कहा निलंबन। वास्तविक विलयन जिनमें कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर या कहें तो 10⁻⁹ मीटर या कहें तो 1 नैनोमीटर से कम होता है। ठीक है। दूसरा हमने कहा कोलाइडी विलयन जिसका 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ या कहीं कहीं दिया जाता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर या कहें तो 1 नैनोमीटर से कितना जी 200 नैनोमीटर तक होता है। ये हो गया हमारा कोलाइडी विलयन। तीसरा हमने क्या देखा, नंबर 3 निलंबन जिनका 10⁻⁵ सेंटीमीटर या कहें तो 200 नैनोमीटर से क्या होता है, अधिक होता है। तो ये 3 प्रकार का हमने देखा। अब हमको इसमें अध्ययन केवल इसका करना है। ठीक है, ध्यान दिए रहना। क्यों जी, क्योंकि वास्तविक विलयन में पृष्ठ की चर्चा नहीं होती है। वास्तविक विलयन में पृष्ठ की चर्चा नहीं होती है। निलंबन में अगर आते हैं तो निलंबन में कणों का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है। हमने इसमें कोलाइडी अवस्था में लिखवाया कि कोलाइडी अवस्था में किसी भी पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सर्वाधिक होता है। लिखवाया ना, कोलाइडी अवस्था में किसी भी पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सर्वाधिक होता है। उसके आगे हमने इंपॉर्टेंट लिखवाया था, यही कारण है कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरकों को सदैव कोलाइडी अवस्था में प्रयोग किया जाता है। लिखवाए थे ना। तो उत्प्रेरकों को कोलाइडी अवस्था में प्रयोग करने का कारण क्या है, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो जाना। और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा तो अधिशोषण अधिक करेंगे अपने ऊपर, और जब अपने ऊपर अधिशोषण अधिक करेंगे तो क्या होगा, जब अधिशोषण अधिक करेंगे तो उनको उत्पाद भी बनाने में आसानी होगी, और उत्पाद जल्दी जल्दी बनेगा, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हो गया ना। तो इसीलिए उत्प्रेरकों को किस अवस्था में प्रयोग करते हैं, कोलाइडी अवस्था में। उत्प्रेरक को ही छोड़ो, कोई भी पदार्थ अगर अभिक्रिया हमको करानी होती है तो हम लोग उसे कोलाइडी अवस्था में ही प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि कोलाइडी अवस्था में उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सर्वाधिक होगा। अब चाहे जिस सिद्धांत को हम लगा लें, कोलाइडी अवस्था से ही सबसे ज्यादा अभिक्रिया होगी। अगर टक्करवाद सिद्धांत को ही ले ले तो टक्करवाद सिद्धांत में भी हम टकरा रहे थे, और वहां भी हमने पढ़ा था कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, जो अभी कल हमने टेस्ट में दिया था, उसमें तुमने लिखा होगा एक पॉइंट, अभिकारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल पर जितना अधिक होगा टक्करों की संख्या उतनी अधिक होगी, और बनने वाले उत्पाद की संख्या भी उतनी ही अधिक होगी। चाहे जो विधि लगाओ, कोलाइडी अवस्था में सर्वाधिक ही होगा। ठीक है, इसलिए हमको यहाँ पे अध्ययन केवल किसका करना है, कोलाइडी अवस्था का करना है, वास्तविक का नहीं करना है, निलंबन का भी नहीं करना है। समझ गए। अब हमको पढ़ना है कोलाइडी निकायों का वर्गीकरण, इसके विभिन्न गुणों के आधार पर, इसके विभिन्न गुणों के आधार पर, कण की प्रकृति के आधार पर पढ़ना होगा। उसके बाद जो इनमें कण की विलायक से क्या होते हैं, जुड़ने की क्षमता होती है, उसके आधार पर पढ़ना होगा। ठीक है, तो जो कण की विलायक से जुड़ने की क्षमता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो फिक्स है, एग्जाम में एक उसका पूछा जरूर जाता है। अर्थात एक बोलते हैं द्रव स्नेही कोलाइड और एक बोलते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। हो जाएगा, उसी को पूछा जाएगा डेफिनेशन, और द्रव विरोधी कोलाइड के क्या बोलते हैं बनाने की विधि पढ़ा जाएगा, और द्रव स्नेही कोलाइडों का या द्रव विरोधी कोलाइडों का अवक्षेपण पढ़ा जाएगा। अवक्षेपण कैसे होता है, अवक्षेपण रोकने की विधि पढ़ेंगे। उसी में हम पढ़ेंगे हार्डी-सुलजे का नियम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका 2 नंबर में उस पर टिप्पणी अवश्य पूछी जाती है।
तो शुरू करते हैं। हेडिंग अप, कोलाइडी निकायों का वर्गीकरण। कोलाइडी निकायों का वर्गीकरण। कोलाइडी निकायों का वर्गीकरण। कोलाइडी निकायों का वर्गीकरण हो गया। तो इसमें लिखो, कोलाइडी निकायों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जा सकता है। कोलाइडी निकायों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जा सकता है। निम्नलिखित आधार पर किया जा सकता है। हो गया जी। पहला नंबर हेडिंग लिखो। अब पहली हेडिंग इसके अंदर, परिक्षिप्त प्रावस्था के आवेश के आधार पर। पहली हेडिंग, परिक्षिप्त प्रावस्था के आवेश के आधार पर। परिक्षिप्त प्रावस्था के आवेश के आधार पर। हो गया। परिक्षिप्त प्रावस्था के आवेश के आधार पर। तो आवेश के बारे में जानते होगे, आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। इसका मतलब इसके आधार पर 2 प्रकार के कोलाइड होंगे, एक धनात्मक कोलाइड और एक ऋणात्मक कोलाइड। यदि परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर धनावेश रहेगा तो धनात्मक कोलाइड, ऋणावेश रहेगा तो क्या होगा? ऋणात्मक कोलाइड। तो अब लिखते हैं, क्या नाम लिखे? पहला धनात्मक कोलाइड, दूसरा है, अभी हेडिंग लिखे हो ना, क्या लिखे हो? परिक्षिप्त प्रावस्था पर आवेश के आधार पर ना, इसके अंदर लिखो। इस आधार पर कोलाइड 2 प्रकार के होते हैं। इस आधार पर कोलाइड 2 प्रकार के होते हैं। इस आधार पर कोलाइड 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। हो गया। पहला नंबर धनात्मक कोलाइड, नाम लिखो पहले, धनात्मक कोलाइड। दूसरा नंबर ऋणात्मक कोलाइड। धनात्मक कोलाइड, ऋणात्मक कोलाइड। हो गया। अब पहली हेडिंग लिखो, धनात्मक कोलाइड। धनात्मक कोलाइड, धनात्मक कोलाइड। हो गया। धनात्मक कोलाइड। तो लिखेंगे
यदि कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर हो गया धनावेश होता है हो गया धनात्मक कोलाइड कहलाते हैं। धनात्मक कोलाइड कहलाते हैं। हो गया क्या लिखे? धनात्मक कोलाइड कहलाते हैं। जैसे धातु हाइड्रोक्साइडों, जैसे काली पेन से लिखना, ये एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है। धातु हाइड्रोक्साइडों हो गया, कॉमा क्षारीय रंजकों, कॉमा हीमोग्लोबिन आदि के कोलाइडी विलयन, हीमोग्लोबिन आदि के कोलाइडी विलयन हो गया जी। आगे लिखते हैं। जो रक्त होता है कोलाइडी विलयन नहीं होता है, अभी तो उसमें खोज के विभिन्न प्रकार का निकालते हैं बीमारी। चलो लिखो, दूसरा लिखो ऋणात्मक कोलाइड ऐसे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक कोलाइड कहलाते हैं। ऋणात्मक कोलाइड कहलाते हैं। ऋणात्मक कोलाइड कहलाते हैं। ऋणात्मक कोलाइड कहलाते हैं। हो गया। जैसे कम क्रियाशील धातुओं, कॉमा स्टार्च, कम क्रियाशील धातुओं, कॉमा स्टार्च, कॉमा चारकोल, हो गया, कॉमा चारकोल
हो गया, कॉमा AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड है, AS2S3 AS2S3 हो गया, आदि AS2S3 आदि का कोलाइडी विलयन, AS2S3 आदि का कोलाइडी विलयन, AS2S3 आदि का कोलाइडी विलयन हो गया। इसमें एग्जाम्पल याद रखना, अभी यहाँ पे ये धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश आता कैसे है ये हमको देखना है। वास्तव में इन कोलाइडी कणों पर कोई आवेश होता नहीं है, लेकिन आवेश उत्पन्न कैसे हुआ ये अभी हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विक-स्तर सिद्धांत में, जो कि एक महत्वपूर्ण सिद्धांत। ठीक, तो अभी बस इसका प्रकार जानते रहो और एग्जाम्पल जानते रहो। जब हम धनात्मक वाला लेंगे तब इसमें धातु हाइड्रोक्साइड का एक एग्जाम्पल लेंगे और ऋणात्मक वाले में AS2S3 का एक एग्जाम्पल लेंगे। समझ गए, दोनों वहां पे समझाया जाएगा। अभी आगे पढ़ते हैं, दूसरी हेडिंग। दूसरी हेडिंग लिखो। दूसरी हेडिंग, कोलाइडी कणों की संरचना के आधार पर। कोलाइडी कणों की संरचना के आधार पर कोलाइडी कणों की संरचना के आधार पर, इस आधार पर कोलाइडी निकाय तीन प्रकार के होते हैं। इस आधार पर कोलाइडी निकाय तीन प्रकार के होते हैं। इस आधार पर कोलाइडी निकाय तीन प्रकार के होते हैं। हो गया, नंबर एक हो गया आणविक कोलाइड। अब इसमें देखो ज्यादा नहीं लिखवा रहे, इन सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा जानते चलो। आणविक कोलाइड, आणविक कोलाइड डैश दो और इसमें लिखो परिक्षिप्त प्रावस्था के अणुओं का आकार ही कोलाइडी परास में होता है। परिक्षिप्त प्रावस्था के अणुओं का आकार ही कोलाइडी परास में होता है। अणुओं का आकार ही कोलाइडी परास में होता है। हो गया, ये चीज को ध्यान में रखना है। कहने का मतलब नाम ही इसका आणविक कोलाइड है, अर्थात अणु ही कोलाइडी कण का कार्य करेंगे। अणु ही कोलाइडी कण का कार्य करेंगे, अर्थात जितने बड़े बड़े अणु होंगे उनका आकार सीधे सीधे किसके बीच होगा, 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच पहले से ही रहेगा वो। ठीक है ना। दूसरी हेडिंग लिखो, मतलब दूसरा नाम लिखो, संगुणन या मिसिलर कोलाइड। संगुणन या मिसिलर, वहां पे छोटी का मात्रा, सर पे छोटी का मात्रा, ल और र, मिसिलर कोलाइड। संगुणन या मिसिलर कोलाइड
संगुणन। अब देखो यहां नाम से ही स्पष्ट हो गया, संगुणन माने जुड़ना। क्या जी? जुड़ना। अब ये ऐसे कोलाइडी विलयन होते हैं जिनमें वास्तव में जो अणु होते हैं उनका तो आकार बहुत छोटा होता है, देख रहे हो, लेकिन जब इनको विलयन में घोला जाता है तो इनके कुछ अणु आपस में जुड़ जाते हैं। अब वो जुड़ने के लिए किसी भी बल से जुड़ सकते हैं, चाहे वान डर वाल्स बल से जुड़ जाएंगे, चाहे हाइड्रोजन बल से जुड़ जाएंगे, चाहे किसी अन्य बल से जुड़ जाएंगे, ठीक है। और जुड़ जुड़कर कोलाइडी कण के जितना बड़ा कण बना लेंगे। देख रहे हो नहीं देख रहे हो? इसमें देखा आपने तीन तीन जुड़ रहे हैं आपस में, वास्तव में थे ये बहुत छोटे, अर्थात किसके आकार के? वास्तविक विलयन के आकार के, ठीक। लेकिन जब इनको घोला गया तब ये क्या हो गए? आपस में जुड़ गए। जुड़ गए, जुड़ने के बाद ये कोलाइडी परास में आए। जुड़ने के बाद आए अर्थात संगुणन के बाद आए। संगुणन माने होता है जुड़ना, तो संगुणन के बाद आए, इसलिए इनको कहा गया संगुणन कोलाइड या संगुणित कोलाइड। देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कण ही जो अणु था वही कोलाइडी परास में था। यहाँ अणु छोटे छोटे थे, लेकिन जब अणु आपस में मिलकर कण बने, कण, तब वो कोलाइडी परास में आया, इसलिए इसका नाम पड़ा संगुणन कोलाइड। याद रखे रहना, अणु आपस में जुड़ते हैं तब संगुणन कोलाइड बनता है, ठीक है। तो ये वाला अगर इसको फिर से किसी भी प्रकार से इसको अलग कर दें तो ये कोलाइडी विलयन से किसमें बदल जाएगा? पुनः वास्तविक विलयन में बदल जाएगा, क्योंकि ये वान डर वाल्स बल से ही तो जुड़े हैं। अगर किसी भी विधि से इन कणों को या अणुओं को अलग अलग हम कर दें, फिर अलग अलग हो गए, देखो फिर छोटे छोटे हो गए कि नहीं हो गए। अर्थात संगुणन कोलाइड को वास्तविक विलयन में आसानी से बदला जा सकता है। संगुणन कोलाइड को वास्तविक विलयन में आसानी से बदला जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनमें वास्तविक विलयन के आकार वाले अणु ही आपस में जुड़कर कोलाइडी परास में आए होते हैं। और अगर किसी भी विधि से उनके बीच लगने वाले बल को तोड़ दिया जाए तो कोलाइडी परास खत्म हो जाएगा। किस परास में पहुंच जाएंगे? वो वास्तविक विलयन के परास में पहुंच जाएंगे और वास्तविक विलयन बन जाएगा। लेकिन क्या आणविक वाले को तुम बदल सकते हो वास्तविक में? जब उसका अणु ही कोलाइडी परास में है तो क्या अणु टूटकर फिर छोटा हो जाएगा अंदर? नहीं। इसका मतलब आणविक वाले को कोलाइडी विलयन को, अर्थात आणविक कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन में बदलना संभव नहीं है। लेकिन जो संगुणन वाला है उसको आसानी से हम वास्तविक विलयन में बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि संगुणन वाले में वास्तविक विलयन के अणु ही आपस में जुड़कर कौन सा परास प्राप्त करते हैं? कोलाइडी परास प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रखना है। तो इसमें लिखेंगे क्या लिखे? संगुणन या मिथिलर कोलाइड, हो गया ना। तो देखो इस कोलाइड में हो गया वास्तविक विलयन आकार के, वास्तविक विलयन आकार के, वास्तविक विलयन आकार के, वास्तविक विलयन आकार के छोटे अणु आपस में ससंजन बल, आपस में ससंजन बल या वान डर वाल्स बल से जुड़कर, वान डर वाल्स बल से जुड़कर कोलाइडी कण का रूप धारण करते हैं। कोलाइडी कण का रूप धारण करते हैं। कोलाइडी कण का रूप धारण करते हैं। हो गया। तीसरा लिखो। तीसरा
बृहत आणविक, बृहत आणविक या बहुलक कोलाइड, बृहत आणविक या बहुलक कोलाइड, बृहत आणविक या बहुलक कोलाइड। हो गया। इसमें लिखो इनमें कोलाइडी कण, इनमें कोलाइडी कण बहुलक होते हैं, इनमें कोलाइडी कण बहुलक होते हैं, इनमें कोलाइडी कण बहुलक होते हैं। हो गया ना। अब आगे हेडिंग लिखो, परिक्षिप्त प्रावस्था और हेडिंग है बहुलक, कभी हम लोग पीछे पढ़े थे। बहुलक ऐसे पदार्थ होते हैं जो बहुत सारे अणुओं से आपस में मिलकर बने होते हैं। जब बहुत सारे अणु आपस में मिलते हैं तब बहुलक बनता है। जैसे तुम पॉलीथीन पढ़ते हो, पॉलीथीन एक बहुलक है। किसका बहुलक है? एथिलीन का। एथिलीन माने तो कहें CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 के बहुत सारे अणु आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे इधर भी CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इधर भी CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ऐसे बहुत सारे आ जाएं और ये आपस में जुड़ जाएं। जुड़ेंगे कैसे? इनका जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाता है, बदल जाता है सिंगल बॉन्ड। देख रहे हो? जब एक बंद इसका तोड़ दिया तो दोनों कार्बन के एक एक बंद कम हो गए ना, एक इधर खुल जाता है और एक इधर खुल जाता है। इसी प्रकार से इसका वाला CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एक इधर खुल गया और एक इधर जो खुला इससे जुड़ गया। जुड़ा कि नहीं जुड़ा? उसके बाद ऐसे ही आगे जुड़ता जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे जुड़ जाते हैं। जब ऐसे ही बहुत सारे जुड़ते हैं तो पॉलीथीन बनता है। क्या बनता है? पॉलीथीन। और जैसे हम लोग स्टार्च जानते हो, स्टार्च का सेवन हम लोग करते हैं, तो स्टार्च जो होता है ग्लूकोज का बहुलक होता है। इसका बहुलक होता है। इसलिए सुने होंगे मधुमेह रोगियों को आलू नहीं खाने दिया जाता है, क्योंकि आलू में सबसे ज्यादा स्टार्च पाया जाता है। समझ गए? आलू में बहुत ज्यादा स्टार्च पाया जाता है। क्यों? क्योंकि आलू क्या होता है? आलू पेड़ का कौन सा भाग होता है? जमीन के अंदर होता है ना। जमीन के अंदर क्या होगा? गधे हो, वो तना होता है। समझ गए? आलू जो होता है वो तना होता है। याद रखे रहना, कभी ध्यान से देखना। आलू के पेड़ को जब निकालते हो बाहर तो उसका जो तना ऐसे अंदर तक गया होता है ना, ऐसे ऐसे आलू उसमें लगा होता। ठीक है? होता क्या है, जब आलू की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, तो एक बात ध्यान से समझो, रात में तो प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं। रात को उनको भोजन कहां से मिलेगा? उसके लिए वो क्या काम करती है? पूरे दिन अपना भोजन बनाती है। और पौधे अपना भोजन किस रूप में बनाते हैं? वायुमंडल से छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से खनिज लवण और जल लेकर ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। किस रूप में बनाते हैं? ग्लूकोज के रूप में। और जब दिन भर वो भोजन बनाएंगे, धूप तो उनको दिन भर मिल रही है, हम लोग की तरह तो है नहीं कि एक बार खा लिया तो अंदर जाकर सोए आराम से। उनको जब धूप दिन भर मिलती है तो वो दिन भर भोजन बनाते हैं। समझ गए? और अपने भोजन को इकट्ठा करते जाते हैं। हम लोग की तरह नहीं खा लिए चलो जब कल देखा जाएगा, कल जरूरत होगी फिर कल इकट्ठा करेंगे। समझ गए?
वो दिन भर बनाते हैं और उसको इकट्ठा करते जाते हैं, और इकट्ठा किस रूप में करते हैं, ग्लूकोज को जोड़ जोड़कर स्टार्च के रूप में इकट्ठा करते हैं, और पौधे अपना भोजन अपने तनों में इकट्ठा करते हैं। इसलिए देखो धीरे धीरे पौधे के तने मोटे होते जाते हैं, होते कि नहीं होते। तो ये बेचारा क्या करता है, मोटा करने के चक्कर में वही आलू बना देता है, जिसको हम लोग मन से खाते हैं, लगता है कि जमीन के अंदर आ रहा है इसलिए वो जड़ है, तो जड़ नहीं है, कभी कहना मत की जड़ है। आलू जो हम लोग खाते हैं वो पौधे का तना होता है, और वो क्या है, पौधे के द्वारा इकट्ठा किया गया भोजन, जो किस रूप में है, स्टार्च के रूप में। और स्टार्च किसका बहुलक है, ग्लूकोज का बहुलक है। इसलिए अगर हम आलू खाते हैं तो ग्लूकोज उसमें बहुत ज्यादा होता है, समझ गए। तो ग्लूकोज अर्थात मधुमेह रोगियों को ग्लूकोज नहीं चाहिए होता है, क्योंकि मधुमेह रोगियों में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ चुकी होती है, इसलिए उनको परेशानी होती है। तो उसकी मात्रा निश्चित रहे, कम रहे, इसके लिए उनको आलू, चावल आदि कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थों को खाने से मना किया जाता है, क्योंकि जितने भी कार्बोहाइड्रेट पदार्थ हैं सब में ग्लूकोज पाया जाता है। आया समझ में, याद रखते रहना। अब दूसरी चीज हम लोग को क्या पढ़ना है, यहाँ पे कहां तक पहुंचे, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। हेडिंग है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। ऐसे जो हम लोग मूली और गाजर प्रयोग करते हैं ना, वो भी तना ही होता है, वो भी जड़ नहीं होती, याद रखते रहना। क्या लिखे, परिक्षिप्त अवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। अब देखो, जैसा हमने विलयन चैप्टर में विलयन के प्रकार पढ़े थे हम लोग ना, विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन बने थे 9 प्रकार के, ठोस ठोस, ठोस द्रव, ठोस गैस, फिर द्रव ठोस, द्रव द्रव, द्रव गैस, फिर गैस ठोस, गैस द्रव और गैस गैस, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ कोलाइडी विलयन भी बनेंगे। तो कोलाइडी विलयन बता दो 8 प्रकार के होंगे कि 9 प्रकार के। विलयन में अभी हमने बताया ना 9 प्रकार के हो गए, तो उसी प्रकार से तो इनमें भी होगा भौतिक अवस्था, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ रहे हैं। मान लो परिक्षिप्त अवस्था ठोस हो गई तो परिक्षेपण माध्यम कुछ भी हो सकता है, ठोस द्रव गैस हो सकता है, नहीं हो सकता है। और इसी प्रकार परिक्षिप्त अवस्था द्रव हो गई तो परिक्षेपण माध्यम कुछ भी हो सकता है, ठोस द्रव गैस। तो 3 प्रकार ऊपर बना, 3 प्रकार यहाँ बन गया। और अगर परिक्षिप्त अवस्था गैस हो गई तो परिक्षेपण माध्यम फिर ठोस द्रव गैस हो सकता है ना, हो सकता है नहीं हो सकता है। तो 3 3 6 3 कितने प्रकार हो गए, 9 प्रकार हो गए। तो उसी प्रकार से यहाँ कोलाइडी विलयन में भी 9 प्रकार होने चाहिए। होता है? नहीं होता है, 8 प्रकार होता है, बताओ क्यों? 8 प्रकार होता है, बताओ क्यों? अभी हिंट भी दे दिए। विलयन की परिभाषा क्या बताए हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का कैसा मिश्रण है। और कोलाइडी विलयन कैसा है? विसमांगी है। और गैसें हमेशा आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? समांगी मिश्रण बनाती हैं। तो गैस गैस का मिश्रण कोलाइडी विलयन कैसे होगा? जब गैसें हमेशा आपस में मिलकर समांगी मिश्रण बनाएंगी तो कोलाइडी विलयन कैसे बनाएंगी? बनाएंगी। इसलिए कोलाइडी विलयन केवल कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है, याद रखे रहना। तो लिखो, भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन
8 प्रकार के होते हैं। हो गया? आगे काली पेन से लिख लेना, क्योंकि हो गया, क्योंकि दो गैसें आपस में मिलकर सदैव समांगी मिश्रण बनाती हैं। दो गैसें आपस में मिलकर सदैव समांगी मिश्रण बनाती हैं। दो गैसें आपस में मिलकर सदैव समांगी मिश्रण बनाती हैं। हो गया? सदैव समांगी मिश्रण बनाती हैं। हो गया? इसलिए ये कोलाइडी निकाय का निर्माण नहीं करेंगी। ये कोलाइडी निकाय का निर्माण नहीं करेंगी। ये प्रकार से 4 कॉलम बनाओ। ये दोनों तो एकदम पतले ही रहेंगे, इसमें खाली ठोस द्रव गैस ऐसे ऐसे लिखना है और इसमें नाम लिखना है। सबसे बड़ा नाम बस यही है, ठोस एरोसॉल। तो लास्ट वाले में उदाहरण लिखेंगे, उसका थोड़ा चौड़ा छोड़ना जिसमें उदाहरण 1-2 हो जाए। ठीक? तो कॉलम बनाओ इस हिसाब से, पतला पतला, पहला दोनों पतला ही रहे क्योंकि उसमें ठोस द्रव गैस लिखना है। इसमें मैक्सिमम इतना ही लिखना है, तो भाई ज्यादा चौड़ा मत बनाना है, इसको भी पतला ही रखना है। लास्ट वाला चौड़ा छोड़ देना है, जिससे एक एक लाइन में सब हो जाए, दूसरी लाइन में न जाना पड़े हमको। अब देखो, पहले कॉलम में हमको लिखना परिक्षेपण माध्यम, दूसरे में परिक्षिप्तावस्था, तीसरे में कोलाइडी निकाय का नाम, चौथे में उदाहरण। अब शुरुआत हम ठोस से करते हैं। मान लो परिक्षेपण माध्यम क्या हो गया? ठोस। तो परिक्षिप्तावस्था की शुरुआत भी ठोस से करते हैं, अर्थात ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम भी ठोस होता है, परिक्षिप्तावस्था भी ठोस होती है। ठीक है? उसका नाम क्या कहलाता है? ठोस कलिल कहलाता है। क्या कहलाता है? ठोस कलिल। तो अगर तुमसे इसकी परिभाषा पूछी गई, ठोस कलिल किसे कहते हैं, तो ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है, परिक्षिप्तावस्था भी क्या होती है? ठोस होती है। सीधी सी बात, परिक्षेपण माध्यम भी ठोस, परिक्षिप्तावस्था भी ठोस, तो बनता है ठोस कलिल। इसके उदाहरण में आते हैं मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं तुम्हारा विलयन के उदाहरण में भी आई थी। मिश्र धातुएं विलयन के उदाहरण में भी आई थी, लेकिन हमने वहां पढ़ा था कि सभी मिश्र धातुएं समांगी विलयन नहीं बनाती हैं। याद रखे रहना। हो गया मिश्र धातुएं, रंगीन कांच आदि। दूसरे लाइन में मत जाना, एक ही एग्जाम्पल आएगा तो एक ही छोड़ देना। 2 लाइन खराब करने की जरूरत नहीं, एक ही लाइन खराब करो। क्या हुआ? हाँ, आदि लिख देते हैं। जगह हो तो आदि और अदरक दोनों लिख दो, नहीं तो छोड़ दो। अब देखो, ये तो ठोस है, उसमें ठोस घोला गया। परिक्षिप्तावस्था घोली जाती है ना। अभी देखो, हम परिक्षेपण माध्यम ठोस ही रखते हैं। इस बार कौन घोला जाए? द्रव, मतलब ठोस में द्रव घोला जा रहा है। इस बार द्रव में ठोस नहीं, ध्यान दिए ना, ठोस में द्रव घोल रहे हैं। तो क्या बनता है? सॉल बनता है। सॉल या कलिल भी नाम देते हैं इसको।
हो गया। सॉल या कलिल, इसका उदाहरण होता है कीचड़, अर्थात इसमें जो मिट्टी होती है उसमें जल घुला होता है ना। हम ये नहीं कहेंगे जल में मिट्टी घुली होती है, क्योंकि वो एकदम गाढ़ा होता है, उसमें मिट्टी की मात्रा ज्यादा है, इसलिए हम कहेंगे मिट्टी में जल घुला है। मिट्टी तो ऊपर से आई नहीं, जल ऊपर से आया ना, जल आके घुला उसमें, मिट्टी जाके नहीं घुली थी जल में, याद रखे रहना। हो गया। आगे लिखो, कीचड़ हो गया, कॉमा गोल्ड सॉल, गोल्ड सॉल, इसमें गोल्ड में H2O घुला होता है तब गोल्ड सॉल बनता है। तीसरा लिखो, तीसरा प्रकार, अभी परिक्षेपण माध्यम ठोस ही रखो, परिक्षिप्तावस्था क्या कर दो, गैस कर दो, तब बनता है ठोस एरोसॉल, ठोस एरोसॉल। धूल कॉमा धुआं आदि, इसके उदाहरण में लिखो, धूल कॉमा धुआं आदि, धूल कॉमा धुआं आदि। हो गया। जैसे मिट्टी रखी हुई है, उसमें खूब तेजी से गैस प्रवाहित करो तो धूल के रूप में उड़ने लगती है ना, वो वही चीज है। अब लिखो आगे, ये तो हो गया तीन, ठोस के साथ तीनों हमने देख लिया। अब परिक्षेपण माध्यम को बदल के फिर क्या करो, अब द्रव करो। तो द्रव के बाद फिर ये एक बार ठोस बनेगा और एक बार द्रव बनेगा और एक बार गैस बनेगा। तो द्रव में जब ठोस घुलता है, द्रव में जब कौन घुलता है, ठोस घुलता है, तब जेल बनता है, जेल या जेल भी कह सकते हैं। हो गया। इसका उदाहरण है पनीर, पनीर कॉमा मोती, मोती। हो गया। जेली, जेली, जेली आदि। हो गया। अगला लिखो, द्रव के साथ द्रव। तो जेल किसे कहते हैं, ध्यान देना, जब परिक्षेपण माध्यम द्रव हो और परिक्षिप्तावस्था क्या हो, ठोस हो, तो बनने वाला कोलाइड विलयन क्या कहलाता है, जेल कहलाता है। ठीक। आगे लिखेंगे, द्रव के साथ द्रव, तो इसको कहते हैं द्रव एरोसॉल। देखो, द्रव के साथ द्रव कहलाता है पायस, इट इज इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। द्रव के साथ द्रव का कोलाइड विलयन क्या कहलाता है, पायस कहलाता है। एग्जाम्पल में दूध, दूध। हो गया। कॉमा शैम्पू, कॉमा मक्खन, दूध, शैम्पू, मक्खन। तो दूध एक पायस होता है, याद रखे रहना। तो पायस की परिभाषा, जब परिक्षेपण माध्यम भी द्रव हो, परिक्षिप्तावस्था भी द्रव हो, तब बनने वाला कोलाइड विलयन पायस कहलाता है। पायस हटा दिया है, नहीं तो इसको विस्तार से हमको पढ़ना भी था। आगे देखो, द्रव के साथ गैस, द्रव के साथ गैस। अब देखो, जब ठोस के साथ गैस था तब ठोस एरोसॉल नाम था, द्रव के साथ गैस रहेगा तो द्रव एरोसॉल नाम रहेगा, द्रव एरोसॉल। द्रव के साथ गैस रहेगा तो द्रव एरोसॉल नाम रहेगा। उदाहरण इसका, बादल, कुहरा, कुहरा फॉग जिसे कहते हैं।
परसेंट नहीं लिखो। अब तीसरा नंबर मतलब अगला नंबर शुरू करो। अब देखो ठोस के साथ हो गया, तब द्रव के साथ हो गया, अब किसके साथ शुरू करें? गैस। अगर परिक्षेपण माध्यम ही गैस हो गया, गैस में कोई ठोस घोल आ जाए, गैस में कोई ठोस घोल आ जाए, हो गया, तो इसे कहते हैं ठोस फेन। ठोस फेन, फेन माने होता है झाग, हो गया ना। इसीलिए देखो फेना नाम पड़ता है जो वॉशिंग पाउडर आता है इसको। क्या हो गया? ठोस फेन हो गया। ठोस नहीं होता, गैस में ठोस घुला है गधे, उसका नाम ठोस फेन दिया जाता है। लिखो उदाहरण, लिखो उदाहरण। एक काम करो, जो पहला दूसरा कॉलम लिखवाए ना उसको बदल लो। गलत नहीं करना है, इतना बड़ा गलत करोगे। इसको बना लो परिक्षिप्त अवस्था, काट के लिख लो फिर से उसके ऊपर। इसको बना लो परिक्षिप्त अवस्था और इसको बना लो परिक्षेपण माध्यम। आधे से ज्यादा सही होगा, कुछ में ही गलती होगा, लेकिन उल्टा कर लो। परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षेपण माध्यम, ये बदल लेना, कॉलम ध्यान दिएगा ना। पहला वाला परिक्षिप्त अवस्था, दूसरा परिक्षेपण माध्यम। हो गया ना। तो सोच रहे थे ठोस फेन इसका नाम कैसे हो रहा है। ठीक है, सही है, हो गया ना। ठोस फेन उदाहरण इसका है अवशोषित गैसें, अवशोषित गैसें, रबर कामा फोम आदि, रबर कामा फोम आदि। अब रबर या फोम में देखते हो जब उसको दबाते हो तो दब जाता है, क्योंकि उसके अंदर वायु भरी हुई है, भरी है ना। तो फोम तो हमारा यहाँ रबर ठोस था, इसमें कौन घुला हुआ है? गैस घुला हुआ है, इसलिए क्या नाम पड़ता है इसका? ठोस फेन। हो गया। अगला नंबर लिखो, गैस के साथ कौन? द्रव। गैस के साथ द्रव, अर्थात अब द्रव में गैस घुलेगा। अब बताओ, ये तो कॉमन चीज है, जब द्रव में गैस घुलती है तो क्या होगा? द्रव ले लो तुम, उसमें गैस को घोलो तो क्या बनेगा? जिस दिन उदाहरण समझे थे हम लोग, हाँ, शैंपेन की बोतल ही समझ लो, जब खोलते हैं तो क्या निकलता है? झाग निकलता है, तो इसको फेन या झाग कहते हैं। हो गया। और बचपन में गुब्बारा वाला बहुत खेले हो गए, फूंकते हो तो झाग निकलता है ना उसमें से, पानी में सर घोल के पाइप से, पेन वाले पाइप से फूंकते हैं। अब नहीं फूंकते होगे, पहले फूंकते जरूर रहे होगे। हो गया, लिख लिए। फेन या झाग, इसका उदाहरण लिखो, पानी में वायु का बुलबुला, और कौमा झाग आदि। पानी में वायु का बुलबुला, कौमा झाग आदि। अब बाकी चीजें इसमें कल होंगी। इधर से इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें पायस इंपॉर्टेंट था, पायस पढ़े रहना। बाकी और चीजें पूछी जाने वाली नहीं है, प्रकार था, नाम लिखवा दिए बस। अब इम्पोर्टेंट चीज कल शुरू होगी, कल से क्लास गैप मत करना, कल से 2-3 दिन तक लगातार एकदम इम्पोर्टेंट चलेगा। यही फिक्स है चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर से यहीं से सवाल ही बनते हैं।
अभी तक जितना पढ़े वहां से ज्यादा सवाल बनने की संभावना नहीं है। एक ही नंबर का इसके पीछे सवाल अभी तक हम लोग पढ़े, वही जो कणों का आकार था बस, समझ गए। बाकी चीजें अब शुरू होंगी, यहीं से सवाल पूछा जाएगा, यहीं से हार्डी-सुलजे का नियम 2 नंबर में फिक्स से पूछा जाएगा, यहीं से द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइड 1 या 2 नंबर में फिक्स से पूछा जाएगा, और यहीं से तुम्हारा स्वर्ण संख्या और कोलन मान भी 1 नंबर में पूछी जाएगी। जो इस चैप्टर से 5 नंबर के सवाल आएंगे, मान के चलो ये 5 नंबर तुम्हारा यहीं से आगे होंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। मैक्सिमम देखो 1 हफ्ते लगेगा इसको खत्म करने में।